जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसमें 20 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो 20 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो विस्तार से जानेंगे और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनने वाले होंगे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि कोशिकाओं में ऊर्जा का आधार कौन होता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में सबसे प्रमुख इकाई होती है कोशिका, और कोशिका के अंदर जो भी भाग रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। तो इसमें सवाल है कि कोशिकाओं में ऊर्जा का आधार कौन होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, इसमें हम आपको बता देते हैं कि केंद्रक कोशिका के अंदर क्या होता है। तो केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, वैक्यूल्स होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है और रेटिकुलम होता है। ये कोशिकाओं के अंग है। इसमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो ऊर्जा का आधार होता है, यानी ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है और केंद्रक है। तो इसमें आप अपना कमेंट जरूर करेंगे, आपका जो आंसर होगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है वो है आपका सी। इसका क्वेश्चन का आंसर हो रहा है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका है, त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं। देखिए, त्वचा जो है हमारे कई परतों में बना होता है। तो क्वेश्चन है कि त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, इंडोडर्मिस, मीसोडर्मिस, एपिडर्मिस, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आप अपना आंसर अवश्य कमेंट करें, और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है एपिडर्मिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। जैसे सवाल है कि शराब पीने से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है। जी हाँ, ये क्वेश्चंस जानना अवश्य जरूरी है उन सभी के लिए जो कि जिनको पता ही नहीं है कि हमारे कौन से अंग अधिक प्रभावित हो जाते हैं अगर कोई आदमी शराब का सेवन कर रहा है। तो पहला ऑप्शन में है किडनी, लीवर, फिर दूसरा सी में है आंत और कोई नहीं। तो ये ऐसे तो हमारे सभी अंग जो है कुछ ना कुछ प्रभावित होते हैं, लेकिन इसमें सवाल में कहा है कि अधिक प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं। अधिक प्रभावित होने वाले अंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है तो वो है लीवर, यानी कि शराब का सेवन करने से सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित होने वाला अंग होता है लीवर। और लीवर के बारे में बात कर दे कि हमारे शरीर में जो है पाचन क्रिया को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका वजन लमसम जो है 1.5 kg होता है, और सबसे बड़ी अंग की अगर बात की जाए तो लीवर ही उसका आंसर होता है। तो यहाँ से और भी सवाल बन जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्षय रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्षय रोग मीन्स यहाँ पे आपको समझना है कि क्षय रोग क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली बात में हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ जी कि व्यक्ति को ये किसी से सुनते हैं कि टीबी हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस। अब इससे सवाल आ सकता है कि ये किससे होता है, यानी कि वायरस से होता है, जीवाणु से होता है, कवक से होता है या फंगस से होता है। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आंख तो इससे प्रभावित होता ही नहीं है, लीवर इससे प्रभावित नहीं होता है, किडनी इससे भी प्रभावित नहीं होता है। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है फेफड़ा, यानी कि अगर क्षय हो रहा है तब व्यक्ति के जो हमारे शरीर का अंग है फेफड़ा, ये हमारे बॉडी के अंतर्गत जो रहता है ये भाग हमारा प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे फेफड़े के अंदर इंफेक्शंस फैला देता है, और क्या होता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होता है। इसका मुख्य कारण होने का ये होता है कि अधिक दिनों तक अगर आपको खांसी है और कफ जम जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बलगम स्पुटम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे वायु कोशिका
के पास सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, फेफड़े के अंदर कफ जमने के कारण आपको ये टीबी नामक रोग हो जाता है। इसी को हम लोग क्षय रोग के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग जानते हैं सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ की अगर बात करें तो इसमें आपको दिया ऑप्शन में वसांग है, विटामिन है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। और ये सभी हमारे बॉडी में उपस्थित रहते हैं किसी न किसी मात्रा में और सभी का अलग अलग काम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका प्रोटीन। ये सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ हमारे बॉडी में होता है। अगला है कि दाद किसके कारण होता है। दाद मिस होता है कि दाद, खाज, खुजली की जो बात हो रही है, जो हमारे बॉडी में गंदगी के कारण या साफ सफाई नहीं के कारण स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उसके मेन कारण क्या है। तो आपको यहाँ पे लिखा है जीवाणु, विषाणु, कवक और कोई नहीं। तो बैक्टीरिया भी होते हैं, विषाणु भी होते हैं, लेकिन इसमें दाद की बात हो रही है तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कवक। इसी को हम लोग फंगस के नाम से या फफूंद के नाम से भी जानते हैं, इसको फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इसके कारण ये हो जाता है। इसी के कारण, फंगस के कारण आपके बालों में जो रूसी होता है वो फंगस ही होता है और इसके कारण बाल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं। अगर बाल आपका गंदा रहता है तो फंगस के कारण आपके बाल भी गिरना प्रारंभ हो जाता है। अगला है कि पेनिसिलिन क्या है। जी, एक क्वेश्चन आया है कि पेनिसिलिन क्या है। तो ये एंटीजन है, एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, तो ये जो बात है एंटीजन और एंटीबॉडी की जो बात होती है, तो ये हमारे रक्त से रिलेटेड दोनों है। तो हम लोग रक्त वाले चैप्टर के बारे में जब पढ़ेंगे कि ब्लड में हमारे एंटीजेंस या एंटीबॉडी की जो बात होती है, जैसे एंटीबॉडी ए होते हैं, एंटीबॉडी बी होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर है ये एंटीबायोटिक्स है। तो पेनिसिलिन नामक एक दवा जो है दर्द या घाव को सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेनिसिलिन एक क्या है, एंटीबायोटिक दवा है जो आपको हर मेडिकल स्कूल में टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन है ना, और पेनिसिलिन इस तरह की दवा के नाम से आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते आते हैं। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है। जी, तो टाइफाइड पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में एड्स है, तीसरा है टीबी और उसके बाद है एनीमिया। तो बीसीजी का जो टीका है वो छोटे शिशु को शुरू में ही, या कह सकते हैं नवजात शिशु को लगाया जाता है। नवजात शिशु को जन्म से तुरंत बाद लगाया जाता है और ये अलग अलग बीमारी के लिए कार्य करता है। तो टाइफाइड तो होता नहीं है, एड्स भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है टीबी के बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बीसीजी का जो टीका लगता है इससे बहुत सारे बीमारियों से बचने में इसे मदद मिलता है, जैसे हेपेटाइटिस है ना, इस तरह की बीमारी जो बच्चों को होने वाले संभावना है ना, इसमें बचने का चांसेस रहता है। अब उसके बाद है, ये तो गंदगी के कारण होता है, अशुद्ध जल भोजन के द्वारा टाइफाइड हो जाता है। एड्स जो है एक एचआईवी वायरस के कारण होने वाला रोग है और इसमें इसका राइट आंसर ये होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन है, यानी हमारे बॉडी के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है। इसमें आपका मैग्नीशियम, जी नहीं, सोडियम ये भी नहीं पाया जाता है, एल्युमिनियम ये भी नहीं पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। यानी हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, तो लोह तत्व पाया जाता है, यानी Fe। तो आपको बताया जाता है किसी को अगर खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स इन्हें आयरन की जो है टैबलेट खिलाने की सलाह देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जब आयरन की मात्रा बढ़ेगी तो आरबीसी की भी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाती है। अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी तो आयरन की भी मात्रा अगर घटती है, और अगर आरबीसी डाउन होगा तो आयरन भी डाउन होगा। तो इस तरह से इसका सिस्टम चलता है। और अगर
ज्यादा आपको बॉडी में लोह तत्व को बढ़ाना है तो हरे पत्तेदार सब्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें पालक का इस्तेमाल सबसे बेहतर माना जाता है, जो आप यूज कर सकते हैं। पालक या हरी सब्जी में लौकी, भिंडी, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है, आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, देखिए जब हम लोग कोशिका पढ़ते हैं तो कोशिका में दो तरह से कोशिका पढ़ाया जाता है। एक पढ़ाया जाता है प्लांट सेल और एक पढ़ाया जाता है एनिमल सेल। ये मतलब एक जंतु कोशिका होती है और प्लांट कोशिका होती है। तो सवाल है कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, दोनों कोई नहीं। देखिए तो कोशिका झिल्ली जो है ये दोनों में पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर कोशिका भित्ति है, क्योंकि कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाया जाता है। इसमें जो है इसका जो एग्जैक्टली आंसर है वो कोशिका भित्ति है, क्योंकि जंतु में कोशिका झिल्ली केवल पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 निम्न में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में रक्त को ले जाने के लिए या कहीं निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या होती है, एक नस बनाया गया है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे रक्त परिसंचरण तंत्र बने हैं, जिससे क्या होता है रक्त अलग अलग भागों में पहुंच जाता है। तो इसमें से कौन ऐसे जीव जंतु है जिसमें ऐसा नहीं पाया जाता है? तो पक्षी में तो पाया जाता है। इसमें क्या है, मेढक में भी पाया जाता है। तिलचट्टा इसमें जो है नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर यही होने वाला है कि कौन सा जो है जीव जिसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो पाया जाने वाला में ये है, बाकी जो है इस सब में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें नस के द्वारा उनके विभिन्न भागों में रक्त पहुंचता है, लेकिन इसमें क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। 12 मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखिए कोष्ठक की बात करते हैं तो हम लोग जब हार्ट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो जो है हार्ट की जो बनावट है कुछ इस प्रकार से जो है होती है, और इसमें हमारे 4 कोष्ठक होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 भाग होते हैं, जिसमें 2 ऊपर वाले को हम लोग अलिंद के नाम से जानते हैं, ये इसको हम लोग राइट, इधर लेफ्ट, इसी तरह इधर राइट और इधर लेफ्ट। नीचे वाले को हम लोग नीलय के नाम से जानते हैं, यानी कि 2 नीलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। इसके डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तब। तो फिलहाल इसमें आप जान लेंगे कि इसका जो ऑप्शन होता है ये 4 होते हैं। मानव में 4 हृदय कोष्ठक होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ आगे बढ़ते। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? चेचक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि माता जी आई है, छोटी माता, बड़ी माता है, तो जो है बड़ी माता की जब हम लोग बात करते हैं उसका नाम होता है चिकन पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स की जब बात आती है, स्मॉल पॉक्स होता है जो कि छोटी माता को होती है, छोटी माता, ठीक है। ये भी एक क्या है कि गंदगी से होने वाली जो बीमारी है, जो आपको अगर आसपास के गलत खान पान से या वातावरण से ये हो जाते हैं, तो इसकी जो खोज किए थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक जी ये नहीं किए थे। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका का खोज किया था। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, ये तो आनुवांशिक के जनक हैं। और अरस्तु, ये तो जीव विज्ञान के जनक है, ये भी नहीं है। तो एडवर्ड जेनर जो है जो इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल 14 नंबर, एचआईवी की जांच किससे की जाती है? जी एचआईवी क्या होता है जी? तो एचआईवी एक होता है ह्यूमन जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, इम्यून वायरस होता है, इम्यून वायरस। ये एक वायरस होता है जो कि एड्स होने का मुख्य कारण यही होता है, एचआईवी वायरस। तो एचआईवी की जो जांच है किससे की जाती है? टी किट से, इलिसा से,
प्रेगा टेस्ट किट से या WHO से, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, एक ऐसे ही नाम दिया हुआ है। एलिसा ये एक जांच का नाम है, प्रेगा किट ये एक प्रेगनेंसी टेस्ट है, और WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर होने वाला है एलिसा, ठीक है। इससे जो है HIV की जांच की जाती है कि कोई आदमी HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसका पता चल जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रेबीज रोग किससे संबंधित है। रेबीज रोग किससे संबंधित है, तो आपको बता दें कि रेबीज जो है एक वायरस से होने वाला रोग है जो कि कुत्ते के काटने से होता है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ होता है। बाकी गाय के काटने से कुछ नहीं होता है, सांप के काटने से लोग मर जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही जहर होता है। इसका बाकी इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, सबसे पहला ही ऑप्शन इसका सही है। पोलियो रोग किससे के कारण होता है, देखिए पोलियो रोग बैक्टीरिया से होता है, फंगी से होता है, वायरस से होता है या HIV से होता है। देखिए तो ये बैक्टीरिया से नहीं होने वाला है, फंगस से नहीं होने वाला है, ये पोलियो एक वायरस है जो इंट्रोवायरस के कारण होता है। इंट्रोवायरस एक वायरस का नाम है, इसी के कारण ये रोग हो जाता है, जिससे लसिका ग्रंथि जो है हम लोगों का प्रभावित होता है। इससे ज्यादातर इसमें हाथ, पांव या कमर प्रभावित होते हैं, ये इसका विकास रुक जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो हमें बहुत पहले से लोगों को प्रभावित किया हुआ है। आगे है कि डेंगू रोग कैसे होता है। देखिए डेंगू रोग होने का क्या है, मच्छर एनोफिलिस, ये तो डेंगू मच्छर के ही काटने से होता है, लेकिन अब सवाल ये है कि किस मच्छर के काटने से। तो मच्छर एनोफिलिस जी नहीं, मच्छर एनोफिलिस काटने से होता है मलेरिया, मलेरिया होता है, ठीक है, मादा एनोफिलिस के काटने से। ये है एडीज मच्छर, ये है गंदगी और कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो एडीज मच्छर होता है, मादा एडीज मच्छर। ये सब में मादा ही आती है, जो मादा मच्छर के काटने से ही होता है। इसके अलावा फैलेरिया भी होता है, मच्छर के ही काटने से होता है, और ज्यादातर ये गंदगी वाले जगह पे उत्पन्न होते हैं। तो गंदगी वाले जगह पे से बचें और आसपास थोड़ा सा सफाई रखें। पानी जो जम जाता है वहां पे ये ज्यादा उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसमें क्या होता है कि आपका प्लेटलेट्स जो होता है ये बहुत तेजी से नीचे आने लगता है। प्लेटलेट्स की जो बात हो रही है इसमें बहुत तेजी से गिरावट आने लगती है, तो हमें शारीरिक बल की जो है क्षति हो जाती है। हमारे नॉर्मली 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स होती है। अगर इससे भी कम गिरावट होगी तो आपको समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया था, देखिए 17 मार्च 2014, 27 मार्च 2014 और 27 अप्रैल 2015, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर होने वाला है वो है 27 मार्च 2014 को जो है इसका है पोलियो मुक्त जो है। WHO ने इसे क्या किया था, एक हरी झंडी दिखाई थी कि अब जो है भारत पोलियो मुक्त हो गया है। तो ये किसके द्वारा ये घोषणा किया गया था, तो यहाँ से सवाल आ सकता है, WHO द्वारा 27 मार्च 2014 को इसकी घोषणा की गई। आगे है कैंसर होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए कैंसर हम लोग जानते हैं कि कई तरह से होते हैं, तो मुख्य कारण इसमें पूछा गया है कि कैसे होता है। तो कोशिकाओं में असमान वृद्धि पहला, दूसरा है कोशिकाओं में असमान कमी, और A B दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो कोशिका का मेन जो कारण होता है, जैसे मान लीजिए कोशिका है और इसमें अगर बहुत तेजी से अगर बहुत सारे सेल्स डिवीजन होने लगते हैं, मतलब कोशिका विभाजन होने लगते हैं, तो एक घाव या एक गोला गांठ बना लेती है, और इसी को डॉक्टर्स के भाषा में हम लोग कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो ये कैंसर का मतलब हो गया कोशिकाओं में असमान वृद्धि होने का मेन कारण होता है, और इसका इलाज जो है केमियोथेरेपी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कैंसर के बारे में जाने। मधुमेह का मुख्य कारण क्या है, देखिए मधुमेह जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, शुगर भी कहते हैं,
चीनी रोग भी कहते हैं, चीनी रोग भी कहते हैं, डायबिटीज भी कहते हैं, डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह से हम लोग नाम को जानते हैं, मधुमेह भी जानते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो रक्त की कमी पहला तो ये नहीं है, प्रोटीन की कमी इससे भी नहीं होता है। प्रोटीन से हमारा क्या होता है? वजन गेन होता है, यानी कि वजन बढ़ता है। आपको प्रोटीन वाला चीज खाइएगा तो आपके मांस की जो मात्रा है बढ़ती है, कोशिका तेजी से बढ़ता है। विटामिन से नहीं होता है। इंसुलिन की कमी से हो जाता है, तो इसका ये राइट आंसर है। अब सवाल ये आता है कि इंसुलिन बनता कहाँ है? तो आपको बता दिया जाए कि ये एक हमारे बॉडी के अंदर ही अंग होती है, जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन बनाना, इंसुलिन बनाना इसका काम रहता है। और ये हमारे शरीर में जो रक्त होते हैं उसमें शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं। किसी कारणवश खान पान के कारण या मानसिक तनाव, बहुत सारे इसके रीजन हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं। जब कम करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो शुगर लेवल है वो उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण हम लोग एक शुगर पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही शुगर कंट्रोल होते रहता है, शुगर रहता है, लेकिन उसको अगर निश्चित मात्रा में उसको हैंडल किया जाए, पेनक्रियाज द्वारा सही से इंसुलिन स्रावित किया जाए, तो उससे क्या होता है कि उनको कंट्रोल रखा जाता है। और नहीं तो उसकी मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी, यानी इंसुलिन कम होगा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपको बहुत तरह का प्रॉब्लम्स होता है, जिसमें किडनी, आंख जो है आपको सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, पेट सूना हो जाता है। इसके समान लक्षण है। तो अपने आंसर का अवश्य कमेंट करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।